कांड में पक्ष और विपक्ष की शोर से इस मामले का निष्पक्ष पहलू पीछे चला गया और यही वो पहलू है जिससे हाथरस की पीड़ित को इंसाफ दिलाया जा सकता है। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम उस निष्पक्ष पहलू की तलाश में हाथरस पहुंची, जहां अब हमारी पड़ताल शुरू हुई तो ये सामने आया कि हाथरस कांड का वो पक्ष जो अब तक दुनिया के सामने ही नहीं आया, जिससे इस वारदात पर चढ़ी सच और झूठ की परत साफ हो जाती। इसलिए आज शाम 4:45 से न्यूज़ 18 पर हाथरस कांड के उन किरदारों की गवाही शुरू होगी जिनसे इस वारदात पर अपनी रोटियां सेकने वाले बेनकाब हो जाएंगे। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, बड़ा खुलासा होना है 4:45 पर। जी बिल्कुल सही कह रही हैं और 4:45 पे न्यूज़ 18 इंडिया पे एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि हाथरस में जो कांड हुआ था उसके पीछे की क्या सच्चाई है, उसके बारे में पूरा खुलासा न्यूज़ 18 इंडिया पर शाम 4:45 पर होगा। मैं आपको बता दूं कि 14 सितंबर को सबसे पहले इस मामले में कंप्लेंट दर्ज की गई थी लड़की की तरफ से। उसके बाद से लेकर के 30 सितंबर तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई और कहीं ना कहीं पूरे मामले का राजनीतिकरण किया गया है, जिसके वजह से जो असली चीज है, जो सच्चाई है, जो सामने आनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आ पाई। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 इंडिया की खुफिया टीम ने इस पूरे मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन किया और इस जो सच अभी तक दिखाया जा रहा था उससे अलग एक चीज सामने जो आ रही है वो यही है कि अभी तक पूरी सच्चाई लोगों के सामने तक नहीं आ पाई है। और आज शाम 4:45 पे न्यूज़ 18 इंडिया पर बहुत बड़ा एक खुलासा होगा। जी हाथरस में हिंसा की साजिश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी पुलिस का आरोप है कि हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फंडिंग की गई। यूपी पुलिस के मुताबिक इनमें 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आए। यूपी पुलिस का यह भी दावा है कि हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग किए जाने के सबूत भी मिल चुके हैं और फिलहाल इन सबूतों के आधार पर उन लोगों तक पहुंचने की तैयारी है जो इस साजिश का पूरा ताना बाना रच रहे थे। हालांकि 4 लोग मथुरा से गिरफ्तार किए गए जिनके पास से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। फिलहाल एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसी के साथ साथ इन 4 लोगों से देखिए पूछताछ भी चल रही है और एक एक कड़ी अब और जोड़ने की कोशिश है कि आखिरकार किस तरीके की ये साजिश रचने की इनकी प्लानिंग थी और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है हाथरस से, जहां हिंसा फैलाने की साजिश का ताना बाना वेबसाइट के जरिए रचने का दावा किया गया। जांच में एजेंसियों के रडार पर कुछ वेबसाइट है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों का दावा है कि वेबसाइट से दंगे फैलाने और उसको पूरी तरीके से रचने की साजिश रची गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब इस मामले में गहराई से पड़ताल करने के लिए कुछ विदेशी जांच एजेंसियों से भी मदद ले रही है ताकि हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में नफरत फैलाने की साजिश का सारा कच्चा चिट्ठा खोला जा सके। हाथरस कांड का सबसे बड़ा पर्दाफाश, देश भर को दंगे की आग में झोंकने की साजिश। हाथरस की आड़ में दिल्ली में फिर दंगा भड़काने का था प्लान। लखनऊ, प्रयागराज और बनारस में भी दंगा कराने की थी साजिश। दर्जन भर शहरों को दंगे की आग में झोंकने का रचा गया षड्यंत्र। आतंकी संगठनों के संपर्क में था वेबसाइट का मास्टरमाइंड। वेबसाइट के मास्टरमाइंड पर कसा जांच एजेंसियों का शिकंजा। मामला सामने आते ही बंद हो गई दंगे की वेबसाइट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस से, जहां यूपी की जांच एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करके सभी को बुरी तरह चौंका दिया है। यह पर्दाफाश है उस वेबसाइट को लेकर जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे हाथरस कांड में पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर रातों रात तैयार कर दिया गया था। मगर जांच एजेंसियों ने उजागर किया है
दरअसल ये वेबसाइट एक गहरी साजिश का चेहरा है, जिसकी आड़ में वो लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर को दंगे की आग में झोंकने का एक खतरनाक प्लान तैयार कर रखा था। इस वेबसाइट की तफ्तीश को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह से हरकत में आ चुकी हैं। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए अब विदेशी एजेंसियों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हाथरस मामले में अब तक जांच एजेंसियों के हाथ जो भी सबूत लगे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। साथ ही साथ हाथरस कांड में पूरी प्लानिंग थी दंगा भड़काने की और इसके लिए बाकायदे फंडिंग भी की गई थी और इसी फंडिंग का पता लगाने के लिए ईडी अब इस पूरे मामले में जाँच करेगी। ईडी पता लगाएगी कि आखिरकार फंडिंग कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई और इसके लिए ईडी ने बाकायदे विदेशी एजेंसियों से मदद की गुहार लगाई है। हाथरस कांड से जुड़ी इस वेबसाइट के लिए ईडी ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। इसी बीच न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने वाली है ताकि इस वेबसाइट के जरिए जुड़े तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जा सके। अब ये बात खुल गई है कि जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम से बनी वेबसाइट रातों रात बनकर तैयार हो गई थी और इसी वेबसाइट के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इसी बाबत हाथरस में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके तहत गुनाह करने की मंसूबे से इकट्ठा किया गया पैसे को जब्त किया जा सके। न्यूज 18 की पड़ताल में यह पता चला कि हाथरस पुलिस ने एक मामला 3 अक्टूबर को दर्ज किया था। उस एफआईआर में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि वेबसाइट में देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाथरस की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा वेबसाइट में विरोध प्रदर्शन के लिए प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे करीब दर्जन भर शहरों का जिक्र है। जैसे ही ये सारी बातें जांच एजेंसियों के सामने पड़ी तो उनका माथा ठनका। तब इस वेबसाइट के साथ साथ सामने आए कई और सबूतों को भी खंगालना शुरू किया गया। जांच एजेंसियों की नजर इस बात पर खास तौर पर पड़ी। वेबसाइट पर हाथरस कांड के लिए प्रदर्शन पर खासा जोर था। प्रदर्शन करने वालों के लिए कुछ जरूरी हिदायतें थी। वेबसाइट पर साफ निर्देश था प्रदर्शन करने वालों के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए क्या करना और क्या नहीं करने के निर्देश थे। प्रदर्शनकारियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के हालात और लोगों से बचना जरूरी है, दंगों के दौरान आंसू गैस के गोले दागने पर एहतियात बरतने का जिक्र, गिरफ्तारी होने पर उठाए जाने वाले कदमों की हिदायत। साजिश की इस वेबसाइट पर सब कुछ विस्तार से इस तरह से सजा कर लिखा गया था ताकि पढ़ने वाले पर असर हो। ये बात भी खुल गई है कि फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके कुछ ही घंटों में हजारों लोग इस वेबसाइट से जुड़ गए। चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय होते ही वेबसाइट बंद कर दिया गया। न्यूज 18 इंडिया को पता चला कि ईडी ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विदेशी एजेंसियों से मदद मांगी है, क्योंकि इस वेबसाइट को तैयार करने और उसके मार्फत दंगे के लिए लोगों को उकसाने में आने वाले खर्च के लिए फंडिंग के पीछे कुछ मुस्लिम और कट्टरपंथी देशों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जांच एजेंसियों ने पीएफआई के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लिहाजा इस वेबसाइट के लिए कहां से और कैसे रकम इकट्ठा की गई और किन किन देशों से जुड़े आतंकी संगठन इस गहरी साजिश का हिस्सा थे, इसका पता लगाने के लिए ही ईडी ने अब विदेशी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पूरा सच सामने लाने का इरादा किया है। हमारे साथ अभी 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं, अमित सिंह हाथरस से इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, आपका रुख करते हुए, जांच अभी तक कहां तक पहुंची है और क्या एसआईटी की टीम अभी भी गांव में मौजूद है? जी बिल्कुल, आज एसआईटी की टीम को अपना रिपोर्ट जो है लखनऊ में सीएम ऑफिस में दायर कर देना था, लेकिन एसआईटी की टीम के हाथ कुछ और सुराग लगे हैं और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी भी जारी है। एसआईटी की टीम आज सुबह इसी गांव में यहाँ पर दाखिल हुई थी। ये पीड़िता का गांव है, ये एंट्री दरवाज़ा है। यहीं से होते हुए जो एसआईटी की टीम है वो पहुँची पीड़िता के गाँव और लगातार एक बार फिर जो पीड़ित परिवार से उस एसआईटी की टीम ने पूछताछ की और जब हमने एसआईटी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम सभी
एंगल्स पर जांच कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एसआईटी की टीम के हाथ कुछ नए सुराग लगे हैं और उसी सुराग का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआईटी की टीम ने लखनऊ सीएम ऑफिस से और 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा और एसआईटी की टीम को मिल भी गया। जिस तरीके से लगातार गाँव का एक गुट जो है पंचायत किया, एक गुट काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, एक गुट का यही मानना था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में कहा था। लेकिन जो पीड़ित परिवार था वो पीछे हट रहा था नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच से। हालांकि पीड़ित परिवार से आज सुबह भी हमने बातचीत की है तो उनका साफ साफ ये कहना है कि उन्हें किसी भी सूरत में जो है इंसाफ चाहिए। कोर्ट से आदेश जो कुछ भी आएगा वो इसका पालन करेंगे और जिस तरीके का भी आदेश आएगा वो इंसाफ पाने के लिए उस आदेश को अमल करेंगे। तो फिलहाल जो है एसआईटी की टीम इस वक्त भी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एसआईटी टीम की लगातार जारी है और जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, यानी अमित आप बड़ी खबर दे रहे हैं। हाथरस में इस वक्त एसआईटी की टीम मौजूद है और उसकी जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। आज सुबह एसआईटी एक बार फिर पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंची और उसने परिवार के लोगों से मिलकर अपनी तफ्तीश का जो सिलसिला है वो शुरू भी कर दिया। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। न्यूज 18 के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने जल्द इंसाफ पाने की इच्छा जताई और यह भी कहा कि जो अदालत का फैसला होगा वही वो मानेंगे। हाथरस से सामने आई बड़ी खबर, एसआईटी का वक्त और दायरा दोनों बढ़ा। पीड़ित के घर एक बार फिर पहुंची एसआईटी को 10 दिन का और समय मिला। घर वालों ने लगाई इंसाफ की गुहार। हाथरस में न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट का सबसे बड़ा असर एसआईटी पर पड़ा। हाथरस कांड के पूरे सच का पता लगाने ग्राउंड जीरो पहुंची एसआईटी का जांच का दायरा और वक्त दोनों ही बढ़ा दिए गए हैं और एसआईटी को हाथरस पर अपनी पूरी पड़ताल की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपनी होगी। इस वक्त मैं हाथरस गांव में मौजूद हूं पीड़िता के घर पर और यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरीके से यूपी पुलिस मुस्तैद है और लगातार जो है इस पूरे मामले में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन था वो 7 दिन में पूरा करना था लेकिन अब उसको बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से यूपी पुलिस के जो जवान हैं, चाहे वो पुरुष हों या फिर महिला हों, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जितने भी लोग ये सुरक्षा में डटे हुए हैं, ये दरअसल एंट्री पॉइंट है पीड़िता के घर के लिए और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है दरअसल कि वो कहाँ से आए हैं, डिटेल उनकी ली जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिला इस वक्त यहाँ मौजूद है ये भी यूपी पुलिस से ही है ये महिला और अंदर जो है ये पीड़िता का घर है। हाथरस केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का वक्त और समय दिया गया है, जिसके बाद टीम एक बार फिर पीड़ित के गांव में पहुंच गई है। एसआईटी को आज ही हाथरस केस पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी लेकिन एसआईटी ने बताया कि उसकी जांच का दायरा बढ़ गया है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी को और वक्त दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि जांच टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसमें मामला दरिंदगी और हत्या के अलावा कुछ और भी निकल सकता है। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार और दरिंदगी का मामला सामने आया था। बाद में इलाज के दौरान लड़की की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। मामले से जुड़े 4 आरोपियों को फिलहाल अलीगढ़ जेल में रखा गया है लेकिन इस मामले पर देश भर में उबाल है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं का पीड़ित परिवार के घर आना जाना लगा हुआ है। इस बीच योगी सरकार ने एसआईटी बनाने के साथ ही सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एसआईटी से पहले न्यूज 18 मिला पीड़ित परिवार से। पीड़ित लड़की के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार लेकिन न्यूज 18 को ग्राउंड जीरो से मिली खबर के मुताबिक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक बार फिर एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची है लेकिन उससे भी पहले न्यूज 18 इंडिया ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। पीड़ित लड़की के पिता ने जल्द इंसाफ की गुहार लगाई। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें कछु ना चाहिए, तो हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। हम जा चीज पे कछु ना बोल सकते। हम तो क्या कहते हैं, हमें बेटी को जो क्या कहते हैं करो है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए हमें। जब न्यूज 18 इंडिया ने पीड़ित लड़की के ताऊ से मुलाकात की तो उन्होंने भी यही गुजारिश की कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। हमें खाली इतना जानते कि न्याय चाहिए पीड़िता को। हमको हमारे जो साथ हुआ हमें अगली बहन बेटी के लिए आगे ना हो। हमारा कुछ नहीं है, न नार्को जानते हैं, न सीबीआई, न हमारी कोई पहचान नहीं, ना ऑफिस जानते हम किसी, न पढ़े लिखे हैं, न कुछ नहीं है।
खाली न्याय चाहिए। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए पीड़ित लड़की की भाभी ने जो बात कही वो काफी मायने रखती है। पीड़ित लड़की की भाभी ने कहा कि इस मामले में जो भी अदालत का फैसला होगा उसे ही हम मानेंगे। पंचायत की बात अगर कोर्ट से अलग होगी तो नहीं मानी जाएगी। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए। पीड़ित के भाई और आरोपी की बातचीत। हाथरस की घटना से जुड़ी एक अहम जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी है। लड़की के भाई और आरोपी संदीप के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत का रिकॉर्ड सामने आया है। 6 महीने में दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड मिले। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच आरोपी संदीप और लड़की के भाई के नंबर पर 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई। 27 फरवरी को दोनों के बीच 11 बार फोन पर बात हुई। इसी तरह 26 फरवरी को आरोपी संदीप और लड़की के भाई के नंबर पर 16 बार बातचीत हुई। 24 फरवरी को 9 बार बातचीत हुई और 21 फरवरी को दोनों के बीच 12 बार बातचीत हुई। लेकिन इस बारे में न्यूज 18 ने जब लड़की के भाई से पूछा तो उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने ये बात मानी कि कॉल रिकॉर्ड में जो फोन नंबर है वो उसी का है। न्यूज 18 इंडिया के इस खुलासे के बाद एसआईटी भी पीड़ित लड़की के साथ हुई वारदात के अलावा कई दूसरे पहलू पर अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और पूरे मामले का पूरा सच सामने लाने की कोशिश में लग गई है। यानी अजीत, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर एसआईटी की टीम को लग रहा होगा और इसीलिए 10 दिन का वक्त मांगा गया जो मिला उन्हें। देखिए बिल्कुल अर्पिता, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे पेंच हैं जिसको सुलझाना चाहती है एसआईटी और इसीलिए चूंकि उनको आज रिपोर्ट सौंपनी थी, नहीं सौंपी गई। एसआईटी ने सीधे प्रमुख गृह मुख्यमंत्री से बात की और वहां से उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया, क्योंकि एसआईटी ने जो बात कही है मुख्यमंत्री दफ्तर में या फिर जो एसीएस होम को जो बताई गई उसमें कई सारे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य हैं जिसका खुलासा एसआईटी बाद में करेगी। लेकिन एसआईटी की जाँच में 14 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक जो कुछ हुआ वो अलग अलग बिंदुओं पर उन्होंने जाँच किया है। FIR की पड़ताल की जा रही है। आपने देखा कि जो मथुरा में आज FIR दर्ज हुई वो भी उसी तरफ इशारा इंगित करता है कि आखिर किस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश थी। बाकायदा FIR में जिक्र 153A से लेकर 29A तक और कहा गया कि मॉब लिंचिंग, मजदूर पलायन, कश्मीर मुद्दा और कैसे आपको हिंसा फैलाना और अपनी पहचान को कैसे छुपाना है। 100 करोड़ की टेरर फंडिंग, 50 करोड़ मॉरिशस से, इन सभी खातों की जांच की जा रही है। ईडी जांच कर रही है, विदेशी एजेंसियों से सहयोग लेने की बात की जा रही है। तो एसआईटी को इसीलिए 10 दिन का वक्त दिया गया है कि ऐसे बहुत सारे ताले हैं जिसकी चाबी अब एसआईटी को मिल चुकी है, सिर्फ उसको खोलकर उसकी पड़ताल करनी है। लिहाजा एसआईटी ने हाथरस में डेरा डाला हुआ है और एक मैं रोक रही हूं आपको, देखिए सीधी तस्वीरें आ रही हैं हाथरस से ही इस वक्त। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हालांकि परिवार की सुरक्षा की मांग लगातार हो रही थी और ऐसे में जिम्मेदारी भी पुलिस प्रशासन की ही बनती है और इसलिए वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान भी तैनात है और साथ ही साथ 24 घंटे उन पर निगरानी रह पाए और इसीलिए वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। हालांकि परिवार के लोगों से भी जब बात की गई तो उनका कहना था कि अब उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं लग रहा है क्योंकि पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ उन पर हर तरीके से नजर रखी जा सके इसलिए सीसीटीवी कैमरा भी वहां पर लगाया जा रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षा देने की कोशिश में यहां पर यूपी पुलिस। हाथरस केस में इस वक्त बड़ी खबर ये, यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने का फैसला किया और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाथरस में पीड़ित परिवार के घर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। यही नहीं, यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर पुलिस के 7 जवान भी तैनात किए। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित के घर के गेट पर 2 दरोगा तैनात रहेंगे और घर पर आने वाले सभी लोगों का ब्यौरा भी दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर हलफनामा दायर करने को कहा था। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि हाथरस में ही मौजूद है। अमित, यानी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला और उसी के मद्देनजर फिलहाल सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल अर्पिता, सुबह ही हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से जब हम खुद जा रहे थे पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए, तब हमारा डिटेल जो है वो एक रजिस्टर में नोट किया गया। इससे पहले ये इस तरीके का डिटेल नोट नहीं किया जाता था। और जिस तरीके से जो मेटल डिटेक्टर लगाया गया था, अभी CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। दरोगा रैंक के अधिकारी जो हैं वो लगातार वहाँ पर पैनी नज़र बनाए हुए थे। महिला अफसर वहाँ पर मौजूद थी और PSC के जवान मौजूद थे। तो जिस तरीके से बीते कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे, उसके बाद से आज इससे पहले भी इसी गांव में चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस के जवान तैनात थे, PSC के जवान तैनात थे। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सवाल उठा सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार का, उसके बाद से यहाँ पर और ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई। यूपी पुलिस के दरोगा रैंक के अधिकारी जो हैं वो पीड़ित परिवार की सुरक्षा करेंगे। 2 दरोगा रैंक के अधिकारी होंगे। उसके बाद से जितनी भी महिलाएं हैं, अमित रही आप हमारे साथ देखिए, ग्राउंड जीरो पर गांव के लोगों ने न्यूज़ 18 को बताया कि आखिरकार हाथरस में हुआ क्या था। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो मामला सामने आया है पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, ये आपके संज्ञान में कब आया, क्या लगा आपको? पंचायत भी हो रही है क्योंकि इस मामले में गांव का एक गुट पूरी तरीके से अलग है। ये तो 8 दिन बाद आया है, 8-10 दिन बाद। पहले तो एक के नाम FIR थी, संदीप, गला दबाने की बस। और ये रेप वगैरह का तो ये 8-10 दिन बाद आया है। मगर है गलत, टोटल फर्जी है ये। इसी वजह से पंचायत वगैरह सब हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से हो रही है ये पंचायत, क्योंकि निर्दोष फंसाए जा रहे हैं ना, इस वजह से हो रही है ये पंचायत। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? न्याय हो, बस लीगल जो न्याय है वो हो जाए, CBI कराए, नार्को टेस्ट हो जाए, हो जाएगा दूध में दूध, पानी का पानी। योगी सरकार ने तो CBI जांच की सिफारिश कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दायर करके कह दिया है कि CBI जांच चाहती है, नार्को टेस्ट की भी बात कह रही है। हाँ तो बढ़िया है, ये टेस्टिंग होनी जरूरी है, जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि ये केस टोटल फर्जी डला हुआ है। हाथरस में न्यूज़ 18 की टीम ने गांव के लोगों से बातचीत की। गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार और आरोपी के परिवार के रिश्ते के बारे में भी बताया। इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस के पीड़िता के गांव पे और आप यहां पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। जिस तरीके से बीते कल कोर्ट में बात हुई थी कि पीड़िता को पुख्ता सुरक्षा दी जाए और उसके बाद से पीड़िता के घर पर और गांव के चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और PSC के जवानों को भी लगाया गया है। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पंचायत भी हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? गाँव का एक गुट पंचायत कर रहा है। भैया झूठो है सब, हर एक केस पूरा और जाम कछू ना झूठो केस है जी, बिल्कुल। बच्चे बेबात है फंसे भये, जही ने मारी है वो छोरी, तो जिन मेहता जी ने या भैया ने और जिन मारी और कौन ने मारी, और हम कुछ सुनना है। पहले तो जिन्हें की या छोरा की वो हतका है, दूसरा वाह की और छोरी की ने के बेसी मिली है, इतना तो हम जानते हैं। जो पुलिस की जांच कर रही थी सही दिशा में चल रही थी? सही दिशा में पुलिस तो अपनी सही दिशा में चल रही है, पुलिस तो अपनी सब। इसीलिए आप लोगों ने बकायदे पंचायत वगैरह की थी इस पूरे मसले पे? तो यहाँ दुकान करता हूँ। नहीं तो इस मामले को किस तरीके से देखा? ये सुना मैंने तो कि वैसे अपने आप ही नहीं मारी, क्योंकि आप ही इसी गांव में आपकी दुकान है? हाँ, इसी गाँव में। तो क्या सुना 14 तारीख का ये पूरा मामला है? हमने तो ये यहाँ सुनते रहते हैं कि ये ऐसे हो गया, उन्होंने लड़की मार दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो तो पता नहीं, पंचायत भी हम वहाँ देखने नहीं गए। आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, हम तो देख ही ना है तो हम क्या कहें। हम तो इतना ही जानते हैं कि हाँ वहाँ मारपीट भैया है कि वो भैया है, वैसे जे ही देखो ना। यहाँ हल्ला तो होता है, ये लड़के मारते थे, कोई आवाज़ नहीं, गुल नहीं। सुबह सुबह सभी लोग वहाँ खेत खलिहान में रहते हैं, 8-9 बजे तो सारा पानी काटने जाते हैं, फसल भी कट रही है और कोई पता ही नहीं पड़ा है। भाई आवाज़ तो आती है, भाई आपको कोई मेरे कोई दमन करे या मारे तो चीख पुकार तो चिल्लाते तो हैं,
वहाँ 3-3, 4-4 जने जब घास खोद रहे, मम्मी पापा भैया उसका सब लोग वहीं पे थे? हाँ वहीं थे। वो तो खामा-खा का बयान रखा। अजीत, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, गांव वालों के अलग अलग बयान हैं जो ये सवाल पैदा करते हैं कि आखिरकार कोई ना कोई तो यहाँ पर ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जांच हो रही है, और इसके लिए वक्त भी देखिए एसआईटी को 10 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं। देखिए अर्पिता, अगर ऐसा होता नहीं तो एसआईटी को वक्त नहीं मिलता और एसआईटी वक्त मांगती नहीं, क्योंकि जिस तरह गांव वालों का बयान है, पीड़ित पक्ष का अलग से बयान है, गांव के लोगों का अलग से बयान है, पंचायत अलग से हो रही है, और जो पुलिस के मुताबिक कि 14 तारीख को दूसरा एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें एक नाम था, फिर 4 बढ़े, फिर 22 तारीख को क्या हुआ, 19 सितंबर को क्या हुआ, और फिर धीरे धीरे ये घटना तूल पकड़ दी गई। इसके पहले इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी उन्होंने कैसे इस मामले को हवा दी, जो वेबसाइट बनाई गई, जो लोग इसके आड़ में साजिश करना चाहते थे, वेबसाइटों का खुलासा हुआ, पंपलेट मिले, जो है इसके अलावा लैपटॉप बरामद हुआ, 4 गिरफ्तार हुए, 6 मोबाइल्स बरामद हुए, 11 जगह एफआईआर हुई, लखनऊ में विवादित पोस्टर के साथ गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ तो पेंच है जिस पेंच को सुलझाना चाहती है एसआईटी, और सरकार बार बार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कह चुकी है कि हम हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं, चाहे जज की चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज की मॉनिटरिंग में जांच कराई जाए, चाहे जिस तरह ओपन जांच कराई जाए, हम तैयार हैं। सरकार लगातार इसको लेकर जो है तैयार, और सरकार ये भी कह रही है कि पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, हमारे साथ देखिए हाथरस केस पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने का फैसला किया। हाथरस में पीड़ित परिवार के घर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और यही नहीं, यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर पुलिस के 7 जवान भी तैनात किए। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित के घर के गेट पर 2 दारोगा तैनात होंगे, और घर पर आने वाले सभी लोगों को ब्यौरा देना होगा, यानी उनका ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर हलफनामा दायर करने को कहा था, और उसी के तहत दरअसल ये फैसला लिया गया कि सुरक्षा फिलहाल बढ़ाई जाए, और इसलिए उस घर में जहां पर ये परिवार रह रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, और साथ ही साथ जवान भी तैनात किए गए हैं, और इसी के साथ साथ एक बकायदा रजिस्टर बनाया गया है जिसमें जो लोग भी वहां पहुंच रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। ये खबर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, जिस तरीके से सुबह भी हमारे सहयोगी अमित जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे तो वहां उनका भी ब्यौरा दर्ज किया गया था उस रजिस्टर में। हमारे साथ अजीत जुड़े हुए हैं। यानी अजीत, देखिए अब सुरक्षा कही गई कि बढ़ाई जाएगी, और उसी के तहत सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ एक रजिस्टर भी रखा गया है जिसमें जो लोग भी पहुंच रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। देखिए बिल्कुल सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती। सरकार की तरफ से पहले से साफ कर दिया गया कि हम पूरे मसले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, वो चाहे न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, एसआईटी जांच हो, हम निष्पक्ष कराएंगे। यही वजह है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि पीड़ित परिवार को कोई खतरा ना हो। गांव में जिस तरह माहौल है, पंचायतें हो रही, दूसरी तरफ जो भी व्यक्ति आए जाएगा वो सीसीटीवी की यानी तीसरी आंख की निगरानी में रहेगा, उसका डिटेल्स नोट किया जाएगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर नोट किया जाएगा, आधार कार्ड नंबर नोट किया जाएगा, जिससे ये कम से कम पता चल सके कि इस गाँव में कितने दिनों में कौन कौन से लोग आए और किस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से कौन मिल रहे हैं, दूसरे पक्ष से कौन मिल रहे हैं, पुलिस की जो टीम वहाँ लगी उनसे कौन कौन लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच कराना। सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर हलफनामा मांगा है। और इससे पहले यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि हाथरस की घटना के मुद्दे पर यूपी में दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो हाथरस केस की सीबीआई जांच पर नजर रखे, जिससे जल्द से जल्द असलियत सबके सामने आ सके। हाथरस केस में यूपी सरकार का हलफनामा। यूपी में दंगे भड़काने की साजिश का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का बड़ा बयान। उनतीस 30 सितंबर को माहौल बिगाड़ने की साजिश का आरोप। सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर है हाथरस केस से जुड़ी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक की जांच से जुड़ा हलफनामा दायर किया है, जिस मामले में जांच के लिए यूपी पुलिस और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे। उसी हाथरस मामले को उछालने के पीछे यूपी में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सीधे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर दंगा भड़काने की साजिश का दावा किया गया है। यूपी सरकार ने हाथरस मामले में पीड़ित लड़की को इंसाफ के नाम पर बनाई गई वेबसाइट का भी हवाला दिया है, जिसमें एक साथ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर लोगों को भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया है। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीजें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। न्यूज 18 के पास उस वेबसाइट की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें हाथरस पर लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग शहरों में इकट्ठा करने का आरोप पुख्ता नजर आ रहा है। 30 अक्टूबर को 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। 4 अक्टूबर को 4 बजे इंडिया गेट पर इकट्ठा होना था। 3 अक्टूबर को 3 बजे कोलकाता में पार्क सर्कस पर आना था। 3 अक्टूबर 12 बजे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से मार्च निकालना था। 4 अक्टूबर 5:30 बजे सूरत में वीआईपी रोड पर इकट्ठा होना था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस वेबसाइट से लोगों को जोड़कर नई दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक लोगों को भड़काकर दंगा फैलाने की साजिश का पूरा प्लान तैयार था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की इस साजिश को नाकाम कर दिया। जिस मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़कर उठाया जा रहा था, दरअसल उसी मुद्दे के सहारे यूपी के हालात बिगाड़ने का इंतजाम कर लिया गया था। हलफनामे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हाथरस से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखे हुई थी। जब दिल्ली में हाथरस केस की पीड़ित की मौत हुई, तब दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने हाथरस में भी माहौल खराब करने की कोशिश शुरू कर दी थी। 20 सितंबर को हाथरस में दंगे की थी साजिश। जाति धर्म के नाम पर भड़काने की थी साजिश। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को इकट्ठा होने से रोका। कुछ लोगों ने पीड़ित के परिवार को भड़काया। परिवार को अंतिम संस्कार के खिलाफ भड़काने की कोशिश। हलफनामे में सबसे बड़ी खबर पीड़िता के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि बगैर पीड़ित परिवार की मर्जी के पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। लेकिन सरकार ने हलफनामे में साफ कर दिया है कि परिवार की सहमति के बाद ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करवाया गया। परिवार की सहमति से हुआ अंतिम संस्कार। शव को देर तक नहीं रख सकने की दलील। पोस्टमार्टम के 20 घंटे बीत चुके थे। परिवार की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रात में अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे के मुताबिक यूपी सरकार ने समय रहते इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, क्योंकि हाथरस मामले में इंसाफ के नाम पर वेबसाइट में जिस तरह की बातें कही गई थी, वो सीधे किसी बड़े दंगे की साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। किसी भी घटना से पहले प्लान करें, दंगा करने की जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर कहां छिपना है पहले से तय करें, पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बनाएं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 3 और हलफनामे दायर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश, पीड़ित परिवार को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश, क्या पीड़ित परिवार ने कोई वकील तय किया है जो उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह मामला लंबित है, याचिका की स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे बड़ी संख्या में पीएसी के जवान के साथ एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी तैनात है।
पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं और उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन PAC परमानेंटली वहां पे कैंप कर रही है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाथरस मामले में अब कोई चूक नहीं करना चाहती है। शायद इसलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो CBI की जांच खुद ही सुपरवाइज करे, जिससे हाथरस की सच्चाई जल्द से जल्द लोगों के सामने आ सके।